नमस्ते। हम देख रहे थे कि पारंपरिक समाज माध्यम यह ग्राम्य संस्कृति की उपज है, क्योंकि जिसमें हमें मौलिकता, विश्वसनीयता अटूट रूप से दिखाई देती है। लोक कलाओं का उद्भव और विकास अनपढ़ और कृत्रिम ग्रामीण जनता के बीच ही हुआ है। इस समाज माध्यम के अंतर्गत देशवासियों के धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक जीवन के अत्यंत घनिष्ठ संबंध दिखाई देते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में समाज माध्यमों के द्वारा पाठक, श्रोता, दर्शक से तारतम्य स्थापित कर पाना बहुत ही आसान कार्य होता है। हम भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ पहले समाज माध्यम इतने विकसित नहीं थे, वहाँ लोग नाटक, नौटंकी, जत्रा, तमाशा, कठपुतली इत्यादि माध्यमों का प्रयोग करते थे, इत्यादि माध्यमों का प्रयोग किया करते थे। इसी तरह से हमारे यहाँ प्रसिद्ध नृत्य जैसे कथक, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी नाट्यम, मणिपुरी नाट्यम तथा राज्य के अनेक लोक नृत्य समाज माध्यम के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। इन कलाओं की शक्ति इतनी है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साथ इन कलाओं को तमाम विकास के रूप में या तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स विकास के बावजूद भी परंपरागत माध्यमों को आज भी अपनाया जाने लगा है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा कि रामलीला, रासलीला, इस रासलीला के अंतर्गत कौन नायक है? तो श्री कृष्ण नायक है। श्री कृष्ण ने मधुबन में रचाई थी। वो एक समाज माध्यम की प्रक्रिया का अंग बनी थी। रसों का समूह रास है, रसों का समूह रास है। रासलीला प्रचलित अर्थ में कृष्ण से संबंधित नृत्य, अभिनयात्मक विविध कलाओं का घोतक शब्द है। नृत्य के साथ ही इसमें संवाद और संगीत का समावेश होता है। हालांकि रासलीला का महत्व ग्रामीण जीवन में श्रद्धा और भक्ति के कारण है, लेकिन उसमें एक संदेश भी निहित है, समाज की वर्जनाओं को तोड़ने का संदेश। यह भी समाज माध्यम का एक अंग है। अब दूसरा एक समाज माध्यम का आपको उदाहरण देता हूं मैं, कठपुतली का। कठपुतली यह भारत में परंपरागत समाज माध्यम के रूप में प्रमुख है। कठपुतली का खेल गांव में, शहर में, अमीर, गरीब तथा धर्मस्थलों आदि पर समान रूप से प्रदर्शित किया जाता हुआ हमें दिखाई देता है। कठपुतलियां ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, हर परिस्थिति में असली प्रतीत होती है। यदि कोई कठपुतली एक वृद्धा की है तो वह सदा वृद्धा ही रहेगी। वह बालिका की है या युवती की नहीं है तो बालिका की बालिका ही रहेगी, युवती नहीं बनेगी। इस कठपुतली के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक स्वास्थ्य, खुशी, साक्षरता,
उद्योग से संबंधित विषयों को प्रभावशाली ढंग से समझाने की कोशिश की है। ये दर्शकों को नया विचार देती है। धागे से थिरकती मोम की कठपुतलियां लोक कलाओं को नृत्य और तमाशे के द्वारा प्रस्तुत करती है, मनोरंजन के साथ मत देने सहित। परिवार नियोजन, दहेज जैसी कुरीतियां के प्रति जन जन में चैतन्य भरने का काम इस कठपुतलियों के द्वारा किया जाता था। इसी प्रकार कठपुतलियां सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई दिखाई देती है। अब तीसरा माध्यम हम देखते हैं, परंपरागत लोक कथा अथवा लोक साहित्य। इन दोनों का स्थान परंपरागत समाज माध्यमों के अंतर्गत आता है। तात्विक एकता के आधार पर अपने राष्ट्र की एकता, भावात्मकता, सांस्कृतिक एकता की सुदृढ़ आधार भूमि लोक साहित्य में प्राप्त है। गांव में प्रचलित ग्रामीण तथा जनजातीय संस्कृति की लोक संस्कृति के नाम से जानी जाने वाली पहल प्राचीन काल से लेकर है। लोक संस्कृति गीतों, कथाओं, नृत्य, कहावतों, रीति रिवाजों, मेले, ऋतु, पर्वों के रूप में प्रचलित है। प्राचीन मौलिक एवं सांस्कृतिक परंपरा देखें तो इसमें संचार का स्वरूप परस्पर वार्तालाप पर आधारित था। सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों को संप्रेषित किया जाता था उसमें। यह प्रक्रिया तत्कालीन धार्मिक कृत्यों से संबंधित भी थी। धार्मिक अनिवार्यता को जोड़कर कथाओं के माध्यम से सद्गुणों को स्वीकार एवं विस्तार किया जाता था। तत्कालीन संस्कृति, सामाजिक, राजनैतिक व्यवस्थाओं के संदेशों को प्रचारित करना भी समाज माध्यम का उद्देश्य था। और लोक साहित्य और मनोरंजन का चोली दामन का संबंध है। लोक साहित्य थकान के निवारण के लिए तथा आनंद की अनुभूति के लिए अनिवार्य है। लोक साहित्य में सभ्यता से दूर रहने वाली निरक्षर जनता की आशा, निराशा, सुख दुख की अभिव्यक्ति हमें देखने के लिए मिलती है। लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत भी समाहित होते हैं। लोकगीत सामाजिक समस्याओं को मुखर बनाते हैं, क्योंकि लोकगीतों में प्रचलित लोगों द्वारा रचित और लोगों के लिए लिखे गए गीत होते हैं। अर्थात यह लोग के जीवन के प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है। इसके माध्यम से जन सामान्य को प्रेरित करना अत्यंत आसान हो जाता है। इसीलिए समाज माध्यम के रूप में इसका प्रचार बढ़ चढ़ाकर किया जाता रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि रंगमंच संचार का एक प्रमुख माध्यम रहा है। रंगमंच का देसी प्रतिबिंब लोकनाट्य तथा स्वांग है। लोकनाट्य में भारतीय आत्मा की निवास है, इसलिए समाज माध्यम के रूप में इसका उपयोग अधिक शक्तिशाली है। लोकनाट्यों की भांति स्वांग भी एक ऐसा माध्यम है जिसमें नृत्य, संगीत एवं कविता का महत्व होता है। इसके लिए न तो किसी विशेष मंच की आवश्यकता होती है
कबीर के इस दोहे से स्वांग की शक्ति खुद सिद्ध होती है। कबीर का दोहा, कथा होय तहाँ श्रोता सोवे, कथा होय तहाँ श्रोता सोवे, वक्त मूड पचाया रे, होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे, तनिक न नींद सताया रे। देखिए, इसके अंतर्गत कथा जहाँ होती है तो वहीं पे लोग सोते हैं, इस प्रकार का संदेश इस जगह पर कबीर के दोहे के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तमाशा महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तमाशा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि तमाशा की शक्ति से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। यह तमाशा महाराष्ट्र के परंपरागत नाट्य का एक रूप है। सरकार इसे आज भी विकास संदेश के लिए प्रयोग करती है। मौलिक अभिव्यक्ति अथवा मौखिक संचार माध्यम की संचार के लिए महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने कहा है, भाषण मानव के मस्तिष्क पर शासन करने की कला है। भाषण मानव के मस्तिष्क पर शासन करने की कला है। दरअसल सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, शिक्षा, भजन, प्रवचन, खेलकूद, मनोरंजन आदि में मौखिक अभिव्यक्ति होती है। संचार का यह सहज प्रभावकारी माध्यम है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार इसके दो रूप होते हैं, एक सूक्ष्म रूप और दूसरा स्थूल रूप। एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। अब हम प्राचीन भारतीय समाज माध्यम की जो आधुनिक व्यवस्था, आधुनिक प्रक्रिया निहित होती है उसे देखेंगे। वार्ता आकाशवाणी में है। उसके 3 रूप प्राचीन ग्रंथों के अंतर्गत वर्णित है। वार्ता के, वार्ता से अभिप्राय है उद्देश्य, वाद विवाद, जो कि प्राचीन भारत में एक देवता अथवा ऋषि के द्वारा दूसरे को दिया जाता था। आज इसे विकसित संचार शब्दावली में अभिव्यक्ति संचार कह सकते हैं। इसमें वार्ताकार और श्रोता 2 मुख्य होते हैं, जिसमें परस्पर फीडबैक की प्रक्रिया चलती रहती है। इसे आरेख संख्या द्वारा समझाया जा सकता है। पर वार्तालाप है, बीच में उपदेश है, सुनने वाला है, वार्ता करता है, और उसके बाद फीडबैक है। ने बोलता एक है, दोनों के बीच में वार्तालाप होता है, संवाद होता है, कोई उपदेश होता है और उपदेश के बाद प्रत्युत्तर मिलता है। प्राचीन भारत में संचार का एक दूसरा स्वरूप भी हमारे सामने आता है, व्याख्या। इसे हम आधुनिक समाज के अंतर्गत समूह संचार की संज्ञा देते हैं। एक वाचक एकत्र जन समुदाय को संबोधित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक वाचक जन समुदाय को संबोधित करता है, और संबोधित करते हुए शायद इसे हम ये भी कह सकते हैं कि भाषण महत्वपूर्ण बात है, एक कला है। वक्ता किसी समूह को प्रेरित करता है। जब प्रेरणा जब जनहितकारी होती है तो उसे सामूहिक शक्ति मिलती है। यही सामूहिकता की भावना भाषण कला की उपलब्धि है, और इसी अल्पावधि परंपरागत समाज माध्यमों में भाषण महत्वपूर्ण बात है। बाकी का कल देखेंगे।